साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आइए हम इनसे जानते हैं, हाल ही में देश की बजट पेश हुई है। आइए इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर बताइए, अभी देश की बजट पेश की गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे सबको पता है कि 2022-23 का बजट कल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। इस बजट में बहुत सारी बातें हैं जो सप्तऋषि करके भारत को समृद्धि तक पहुंचाने की बात कही गई है, जो बिल्कुल रूप से सकारात्मक एक पहल है भारत को वैश्विक शक्ति शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्षों से लोगों का मांग था कि बजट का स्लैब जो है 5 लाख से उसको बढ़ाया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल इसको बढ़ा के 7 लाख किया है, जिससे देश के काम करने वाले सैलरीड पर्सन और व्यापार करने वाले लोग के बीच में एक खुशी की लहर है और उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसके लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। दूसरा बात है कि जिस तरह से युवाओं का रोजगार का मामला आता है, तो हमारे यहाँ पे युवा के रोजगार को सृजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया था। तो स्टार्टअप इंडिया के स्वीकार शुरुआत होने के बाद से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीज़ों में भारत के युवाओं अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी का पैनल जो भारत में नहीं बनता है, उसका आयात का शुल्क को घटा दिया है। मोबाइल के अलग एसेसरीज अलग-अलग जो आती है, उनके लिए आयात शुल्क घटाया, खास करके कैमरा का शुल्क घटाया। जिससे स्टार्टअप इंडिया में युवा जो लगे हुए हैं, उनका बनाने का जो कॉस्टिंग होगा वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और उनका मुनाफ़ा बढ़ेगा। इसके लिए मैं देश के वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। किसानों को क्या लाभ होने वाला है इससे? जैसा कि आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जब से 2014 में आसीन हुए थे सत्ता के शीर्ष पे, तो उन्होंने पहला जो मंत्र दिया था कि किसी भी विकसित देश का इकोनॉमी तब तक विकास नहीं कर सकता है, जब तक वहाँ के किसान का और कृषि पे आधारित उद्योग का विकास नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने लक्ष्य भी रखा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करनी है, जिसमें बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता पाई थी। कल के बजट में भी देश के वित्त मंत्री ने विभिन्न तरह के योजनाओं का निर्माण किया है और फंड का एलोकेशन किया है एग्रीकल्चर के लिए। जिसमें से प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो केसीसी का जो माध्यम था, जिससे किसानों का वाजपेयी जी की सरकार ने केसीसी को किया था, जिससे किसान साहूकारों से ऋण नहीं लेते थे। उस केसीसी का जो बजट है उसको 20,000 करोड़ बढ़ा के किया गया इस वित्तीय वर्ष के लिए। इसके अलावा पब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिससे किसान संबंधित सारी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध होगी। उसके अलावा कृषि का स्टार्टअप के लिए एक अलग से एक योजना का लाया जा रहा है, उसका एक्सेलेरेटर का एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाएगा, जिससे किसान पे कृषि पे आधारित जो स्टार्टअप है, उसकी एक नई शुरुआत होगी और उससे देश के युवा, खास करके किसान परिवार से आने वाले जो युवा हैं, वो अपने आप को इस देश के तरक्की में विकास के रूप में आर्थिक सहयोग देंगे। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान रखा गया है और जैसा कि आपको बताए थे कि कल के बजट में ही आया है, जो किसान मछली पालन करते हैं, उनके मछलियों का बीमा होगा। उसमें निवेश का प्रावधान है और साथ ही साथ उनको बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जो प्राकृतिक रूप से और निर्मित तालाब जो बनाए गए हैं, उससे किसान के युवा बेरोज़गार को जोड़ के उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। ऐसा देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ने काम किया है। सर, एक मुद्दा बनते रहती है, हमेशा चलती रहती है, चतरा में रेल आखिर कब आएगी सर? चतरा में रेल, जैसा कि आपको पता है कि चतरा का रेल लाइन का परियोजना बहुत दिन से रखा हुआ था और वर्तमान के हमारे सांसद 2014 में ये बात रखे थे कि मैं यहाँ पे रेल लाइन स्थापित करूँगा। अभी विगत हमको लगता है पिछले साल ही देश के हमारे रेल मंत्री ने ये घोषणा की और ये चिट्ठी पत्र जारी किया है कि बहुअपेक्षित जो रेल चतरा गया रेल लाइन का परियोजना था, जिसको सरकार ने फ्रीज कर दिया था और फ्रीज का मतलब होता है योजना को बंद करने का। उससे संबंधित चिट्ठी निकाला है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि चतरा गया रेल लाइन को डिफ्रीज किया गया है। ये चतरा गया रेल लाइन का मामला था। दूसरा रेल आने का, तो रेल का पटरी हमारे यहाँ पे आया हुआ है। अब इसका एक्सटेंशन जो है शिवपुर कठौतिया रेल लाइन का, तो उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके लिए कोई भी आम पब्लिक से मेरा निवेदन होगा कि शिवपुर से लेके कटकम सांडी तक का रेल लाइन पे कहीं पे जाकर निरीक्षण करें। रेल पटरी बिछाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 मार्च के पहले पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ चले। रेल आने की जो बात थी, तो यहाँ पे मालगाड़ी आ रही है और देश के विकास में यहाँ से कोयला का ढुलाई में पूरे धनबाद रीजन में 18,000 करोड़ रुपया का वार्षिक जो उनका इनकम हो रहा है, उसमें 13,695 करोड़ रुपया जो है, वो चतरा लोकसभा दे रही है। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के रेल मंत्री से मांग किया था कि अब यहाँ पे हम लोगों को पैसेंजर ट्रेन चाहिए, तो जिसके लिए उन्होंने इस चीज़ को मानते हुए और हमको पैसेंजर ट्रेन भी दे रहे हैं और यहाँ की सारी रेल की परियोजना जो बंद हो गई थी, उसको पुनः लागू किया गया। इसके लिए मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूँ और आप लोग
के माध्यम से यहाँ के चतरा के वासियों को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पे हम लोग पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ेंगे। सर, केंद्र सरकार योजना देती है, प्रधानमंत्री किसान योजना, हुँ। जो किसान हित के लिए है, लेकिन झारखंड सरकार धीरे-धीरे उस योजना को विलुप्त करते जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा। आपको ज्ञात होगा कि विगत पहले कुछ सालों से बंगाल में यही योजना थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना वहाँ पे लागू राज्य सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन अब धीरे-धीरे वहाँ पे लागू होना शुरू हुआ। आपको पता होगा कि यहाँ पे जब रघुवर जी की सरकार थी इसके पूर्व में, तो वो मुख्यमंत्री किसान राहत योजना चालू किए थे जिसमें प्रति एकड़ 5,000 से रुपए मिलता था, जिसमें एक किसान को 5,000 से 25,000 रुपए तक का लाभ मिलता था। इससे किसान जो है सो सेठ साहूकार से ऋण लेने से बच जाते थे। लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आए, हेमंत सरकार ने इस योजना को बंद किया। पहले महिलाओं के नाम पे ₹1 पे रजिस्ट्री होती थी ज़मीन की। अब जैसे ही हेमंत सरकार ने आया तो ₹1 का रजिस्ट्री को बंद कर दिया। अब ₹1 का रजिस्ट्री अगर बंद हो गया तो कहीं स्वामिनी जो होती है, उनके नाम पे ज़मीन ले या पति अपने नाम पे ले, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जिस परिवेश में हम और आप रहते हैं, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे महिलाओं पे ज़रा-कदा ना चाहते हुए कुछ न कुछ अत्याचार होता है। लेकिन ज़मीन का लालच में रजिस्ट्री ₹1 के होने लालच में जब ज़मीन महिलाओं को गृह-स्वामी के नाम पे लिखाता था, तो उसके बाद उनकी स्थिति उनसे घर में जो मान-सम्मान का था वो बेहतर था। लेकिन इस रघुवर सरकार के जाने के बाद इस हेमंत सरकार ने इसके लिए जो काम किया है, इसके लिए यहाँ की प्रदेश की महिला, किसान, बेरोज़गार युवा जो है, वो कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो देखिए, अभी इन्होंने बताया कि जो बजट पेश की गई है, वो किसान हित, युवा हित और लोगों के हित में है। सर, यहाँ पे थोड़ी महँगाई भी की गई है, जो चिमनी की बात हुई है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशी निवेश था, उसमें महँगाई बढ़ी है। उस तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का इसमें लगता है पूरा प्रयास किया जा जैसे आपने बोला कि चीनी को महँगा किया गया है, तम्बाकू उत्पाद को महँगा किया गया है, तो आवश्यकता एक अलग चीज़ होता है और एक शौक की आवश्यकता अलग चीज़ होता है। हम आप जिस परिवेश में रहते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि हमारी माता-बहनों को बहुत ज़्यादा चिमनी की आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पड़ती है, लेकिन चिमनी से ज़्यादा खाद्य पदार्थ और उनके रोज़गार का ज़रूरत होता है। उसके लिए भारत सरकार ने कहा कि कहीं पे हम कटौती देंगे, तो कहीं न कहीं से हमको इनकम चाहिए। अगर इनकम आना बंद हो जाएगा, तो पिछले कुछ वर्षों में जो आपके यहाँ पे सड़क और आधारभूत संरचना सुधरा है, तो वो काम पे प्रभावित हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कहीं कटिंग होगा, तो कहीं बढ़ा जाएगा। जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि बागवानी मिशन में इस साल जो है 22,000 करोड़ रुपया भारत सरकार दे रहा है कि बागवानी से किसानों को जोड़ के और उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का उपलब्ध किया जाए, जिससे यहाँ के रोज़गार का पैसा बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस बजट में जो आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको कम किया गया है। और जो शौक की चीज़ें जैसे सिगरेट हो गया, पान हो गया, तम्बाकू हो गया, आपका चिमनी हो गया या परफ्यूम हो गया, तो उसको महँगा किया गया है। और उससे हम जैसे आम जनजीवन में इस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है किसानों के लिए क्या मिलने वाला है। तो जिस तरह से इस बार वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, हम चाहते हैं कि इसी तरह से वो अपने कार्यकाल को इसी तरह से भारत के स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे ताकि आने वाला जो देश है, वो उनके इस योगदान को हमेशा याद रखे और अपना नाम वो स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।